आशीष चतुर्वेदी जी, एक व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है अपार्ट फ्रॉम कि मतलब किस पार्टी का मसला है अभी तात्कालिक तौर पर, लेकिन एक व्यवहारिक सवाल है कि जो पार्टी विपक्ष में है उसके पास 5 साल लीडरशिप डेवलपमेंट, कनेक्ट टू द पीपल, जनता से संपर्क, सहकार और सहयोग और संवाद, इसके अलावा और कोई काम तो होता नहीं। ऐसा तो नहीं कि अंताक्षरी खेलनी है, लूडो खेल रहा है, नहीं। ये फाइलें आ गई, अधिकारी आ गए, क्या करें, टाइम ही नहीं, ऐसा तो होता नहीं। वो तो यही काम ही है, नहीं। आप 5 साल, आप 7 साल से विपक्ष में हो, 7 साल हो ही गए। हाँ, आप अभी तक ये डेवलप नहीं कर पाए कि गौतम बुद्ध नगर में कौन आदमी है लड़ने लायक, ये आप अंदाज ही नहीं कर पाए अभी तक। हर घंटे पे सिक्का उछाल रहे हो मित्र, नहीं। और फिर उसको धारा, विचारधारा और क्या क्या बता रहे हो। यहां आके देखिए, चौराहे पर जाइए, पूछिए कि क्या स्थिति है, लोग बताएंगे ये जो खेल चल रहा है इसका कितना गंदा मैसेज नीचे जा रहा है। ताश के पत्तों की तरह उम्मीदवार अल्टे पलटे जा रहे हैं। आशीष जी, नहीं तो लीडरशिप का काम क्या होता है? मनरेगा में तो काम करती नहीं लीडरशिप। सुबह नहा धो के बैठ गए, नाश्ता वास्ता कर लिया, कलप लगा, कुर्ता पजामा पहन लिया, बैठ गए ड्राइंग रूम में, फिर यही सब करना है कि कहीं काम कोई और नौकरी भी करते नहीं ना नेता। आप ये तय क्यों नहीं कर पाए कि मुरादाबाद में कौन आदमी अच्छा है? 7 साल में आप ये क्यों नहीं तय कर पाए? 5 साल में कि अमरोहा में कौन लड़ेगा? आप ये क्यों नहीं तय कर पाए कि सहारनपुर में, अरे रामपुर में कौन लड़ेगा? आप और आजम खान बैठ के 5 साल में ये भी तय नहीं कर पाए। आप दोनों के पट्टे पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले लड़ाई आजम खान वर्सेस अखिलेश यादव हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाके पूछ लीजिए मुरादाबाद में कार रोक के और रामपुर में, यही बात सब दोहराएंगे। आशीष जी, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई दोस्त? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, अगर हमें उससे लड़ना था तो हमें अपने जो प्रत्याशी हैं उनको बहुत पहले ही जो है सुनिश्चित कर लेना चाहिए था, उनको समय देना चाहिए था। क्योंकि मैं खुद चुनाव एक बार लड़ चुका हूं समाजवादी पार्टी से, और जितने आखिरी वक्त पे टिकट दिया जाता है और बताया जाता है, तो उसके बाद प्रत्याशी के पास उतना समय नहीं रह जाता है कि वो जनता के बीच अपनी पैठ बना सके और चुनाव को पूरी तरीके से समझ सके। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये नुकसान करने वाली है। और जैसा कि आपने कहा कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि, पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल दोनों प्रभावित हो रहा है। और इस पे भी अगर गंभीरता से विचार नहीं किया गया कि टिकट जो है केवल एक ही बार आप फाइनल करिए, देर से ही भले कर लीजिए, लेकिन एक बार फाइनल करके उसको अगर आप बदलेंगे। आशीष भाई, मेरा एक बेसिक सवाल, वो एड्रेस नहीं हुआ इस जवाब में। मनरेगा में नौकरी करनी है नेता को? नहीं। स्कूल में टीचर है? नहीं। क्या दुकान खोलनी जाना है, सुबह शाम तक गल्ले बैठना? नहीं। केवल नहाना धोना है और फिर बैठ जाना है कपड़े पहन के? क्या 5 साल यही रूटीन है? फिर आदमी भी तय नहीं हो पाता। आपके टिप्स पर नहीं होना चाहिए 80 जिले में 80 कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 लोग नहीं होने चाहिए? ये दुविधा क्यों? ये सिक्का क्यों उछाल रहे हो आप? फिर 5 साल क्या किया आशीष जी? ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे लिए बनी हुई है। और अब इस पे कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो पार्टी के हित में तो नहीं हो रहा है। इसको कहने और इसको मानने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि जो ये चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इस पे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है और बिल्कुल ठीक बात कही और सच्ची बात कही। पार्टी के हर वफादार नेता को, कार्यकर्ता को यही कहना चाहिए, झूठी वाहवाही से कुछ हासिल नहीं होता। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा ना, भाग के कहां जाएंगे भाई? शुतुरमुर्ग बनने से लाभ नहीं। मायावती के टिकट वितरण की प्रक्रिया पर सब लोग आक्षेप लगाते थे,
समाजवादी पार्टी से बेहतर टिकट वितरण कर दिया। कहीं कोई झंझट नहीं, कहीं नारेबाजी नहीं, कहीं पुतला नहीं फूक रहा, न काटाकूटी हो रही। ये तरीका तो सीखना होगा। खैर विकास बाबू, वही प्रश्न कि भाई पान जो सत्ता में है उसके पास चलो एक काम है, दफ्तर में भी टाइम देना है। जो विपक्ष में है उसके पास तो जनता से संपर्क, जनता के मुद्दों को उठाना और पार्टी के लीडर कौन लोग किस इलाके में अच्छे हैं जिनको लड़ाया जा सकता है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग का काम करना 5 साल। मेरे समझ में यही मुख्य काम होता है। ऐसा तो नहीं कि अंतिम समय में ढूंढने जा रहे हैं, बोले यार देखो टार्च लाओ, कोई अच्छा लड़का मिल जाए लड़ा दें। ऐसा तो नहीं होता, तो होता होगा। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है। इसके अलावा हमारे साथ और भी छोटे 2-3 दल हैं। जी, 80 सीटें क्यों अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो ये तो बेईमानी होगी कि सच्चता से दर्शकों को गुमराह किया जाए। अभी तक वीके सिंह का टिकट, अभी ये बाराबंकी के रावत जी का टिकट, करीब 110 टिकट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 10 से 12 दिन के अंदर लिस्ट निकाली। 10-15 दिन, 12 दिन हो रहे होंगे, सब बदल दिए। लोगों को धैर्य है और जिसमें कलेजा होता। और ये सब एक बात और सीरियसली कहता है कि ये लोकसभा चुनाव मैसेज का चुनाव होता है। इस चुनाव में कोई कितना भी गोल गोल घुमाए जलेबी की, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि भारत का संविधान दलितों और मुसलमानों के लिए सबसे जल्दी बदलने का जो षड्यंत्र हो रहा है वो बीजेपी कर रही है। क्योंकि बीजेपी के सांसद ने स्वयं कहा है कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मण ठाकुर लाला बलिया को नहीं है, उसका लोकतंत्र और जरूर कमजोर होगा, पर सबसे ज्यादा अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए यह संविधान, अगर बाबा साहब के संविधान को जलाने का जो षड्यंत्र हो रहा है, इसमें जो लोग चुपचाप होकर खड़े हो रहे हैं, इस पर उन पर जरूर प्रश्न खड़ा होगा। इतने डरने की जरूरत नहीं है। ठीक कि समाजवादी पार्टी, ठीक है, बाबा साहब का संविधान का मसला है महत्वपूर्ण, ठीक बात, ठीक है, आपका मुझे मन लाइन कर दिया। बाबा साहब के संविधान के बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, यही कह रहे हैं ना? दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बाबा साहब का संविधान, यही ना? अरे बात तो पूरी जनता थी, अकेले कांग्रेस नहीं लड़ रही। जितने लोग, 70% जनता मोदी के खिलाफ है, ठीक है, प्रचंड बहुमत है जी, और कहीं आपको दिख नहीं रहा है कि पूरे देश में भाजपा है। ठीक है, इसके बाद भी 70% जनता। ठीक है विकास बाबू, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। एक फर्जी नैरेटिव, ठीक है विकास बाबू, ठीक है, अच्छी बात कही आपने। एक को डिसऑन करके चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं बीजेपी 0 है, जो हम तय करेंगे वो इस देश में तय होगा। ठीक, और जो होगा, ठीक, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब इनकी आवाज रोक दीजिए। नहीं, अब रुक जाइए, 4 बार आपसे कहा रुक जाइए तो रुक जाइए। एक फर्जी नैरेटिव चलता है इस देश में, उसका भी आज पोस्टमार्टम कर ही दूं प्रशांत पटेल, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खिन्नता होती फर्जी नैरेटिव चले, कोई चलाए। हमेशा के लिए फर्जी नैरेटिव को ध्वस्त कर देता हूं कि 70% मोदी के खिलाफ, कोई विद्वान आता कहता 65%, कोई कहता 75%, हम कह रहे 90% खिलाफ मोदी के। ठीक, अब बीच में नहीं ना, ये तो मैं कभी अनुमति नहीं देता। आपको बोलने का जब था तो निर्विवाद सब सुन रहे थे, ये अनुमति नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में करना भैया, सपा के साथ, मेरे साथ नहीं। वहां ये कटाचूची करो, मेरे साथ नहीं महाराज, मेरे ऊपर दया करो। मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी तो 29% वोट पे बनी थी, तो उनके खिलाफ तो 71% थे, तो आपने कुर्सी छोड़ दी थी। अरे कहां फर्जी आग लेके घूम रहे हो यार, कुछ तो समझ रखो, समझ ही नहीं। मुझे बता दे खड़गे जी कि इस देश में कितनी सरकारें 51% पर बनी, कितनी बार बता दो ना भैया, क्या संविधान में ये लिखा है? गजब थेतरई करने पे आमादा है। इसी थेतरई के चलते 44 पर आ गए, अब कह रहे बाबा साहब का संविधान। अरे संविधान तो जहां है वहीं रहेगा भैया। जब आप नहीं थे तो संविधान नहीं था, तब भी था।
और हम आप नहीं रहेंगे तब भी संविधान रहेगा। और एक बात कह के मैं अमन पांडे के पास जाऊंगा। एक बात और आई, वो भी प्रचार बड़ा है कि बाबा साहब का संविधान, मैं कहता हूं कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब का संविधान बदल लेंगे। खैर कांग्रेस एक नैरेटिव चला रही है अनंत हेगड़े के बयान का। आशीष चतुर्वेदी सुन लीजिएगा, ये न पढ़ने के कारण ये विसंगतियां पैदा होती हैं। क्या तर्क के लिए लगातार अपडेट रहना होता है। अनंत हेगड़े जो ये कह रहे थे कि 400 सीट हमको चाहिए, उनकी टिकट काट दी गई। क्या? लेकिन पढ़ा नहीं, न खड़गे जी ने न जयराम रमेश ने, तो फिर नीचे तक बात कैसी आई जब उन्होंने नहीं पढ़ा। और मैं आज की बहस इस पर लेके नहीं आया कि अपने सिटिंग सांसद की टिकट कौन काट रहा है। बीजेपी ने 102 नहीं 103 सिटिंग सांसदों की टिकट काटी है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी को अधिकार है। सोमवार को रामलाल को, मंगलवार को मोतीलाल को, बुधवार को फिर रामलाल को, बृहस्पति को फिर मोतीलाल को, ये जो टिकट बांटी जा रही है, आज की बहस उस पर है। इसलिए कृपा करके नैरेटिव को दाएं बाएं मत भगाओ, है ना। उस क्योंकि बड़ी थेतरई में चुनाव सर पर है, जनता नाराज होगी तो जो कुछ वोट मिल रहा वो भी कम हो जाएगा। खैर मुझे लगता है कि बड़ी पार्टियों को भी आरएलडी से इस मामले में सीखना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी, ये ठीक है, कांग्रेस तो अपने एक फ्यूडल उस माइंडसेट में रहती है कि हम तो बाबा साहब जवाहरलाल गांधी जी, क्या उसको भी पता नहीं कि जमीन नीचे बची कि नहीं बची। जयंत चौधरी ने सबसे पहले 2 उम्मीदवार घोषित किए, न हिले वो उम्मीदवार न डुले, और सबसे पहले विधिवत प्रचार शुरू कर दिया। लीडर वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके दिमाग में तय हो कि बागपत अगर हमको मिलता है तो हमारा ये कार्यकर्ता लड़ेगा। क्या इन फर्जी बातों में क्या रखा कि दलित, पिछड़े, अगड़े, दिस दैट, फलाना ढिकाना, ये शोशेबाजी से कुछ हासिल है? उम्मीदवार लड़ेगा तो ना कुछ होगा। और ये अगर हमारी दवा काम कर रही होती तो हम 44 पे नहीं आते, ये तो बात तय है। इसका मतलब जो नेचुरोपैथी आप आजमा रहे हैं वो ठीक नहीं है। खैर अमन पांडे जी, आपको क्या लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि आपकी पार्टी को का जनाधार है और पिछली बार आप अखिलेश यादव के साथ भी थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना कोहराम क्यों है समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार चुनने में? आप तो उनके साथ अभी हाल तक पार्टनर भी थे, क्या लगता है इसके पीछे? ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैंने मुलायम सिंह के जीवन काल में कभी इतनी ही भागम भाग नहीं देखी टिकटों को लेके, ऐसी थुक्का फजीयत कभी नहीं देखी। जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल ने, जब भी हम इनके साथ में थे, गठबंधन में थे, हमने मजबूती से गठबंधन निभाया। जितनी सीट हमने साथ में लड़ी उसमें से हम 9 विधानसभा जीत के आए। और उस समय समाजवादी पार्टी के पास वहां पे विकल्प तमाम थे, हमारे दल के पास विकल्प तमाम थे। हमारे जाने के बाद में अगर आप अमिताभ जी थोड़ी सी अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो शामली एक जिला होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। शामली जिले की पूरी यूनिट राष्ट्रीय लोकदल में आ गई, जिला अध्यक्ष से लेकर के छात्र सभा के अध्यक्ष तक, और लगातार ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी को छोड़ करके लोग लोकदल में आ गए। वो पहचान रहे असली नैरेटिव, और कहीं ना कहीं वो ये भी जान रहे हैं कि सपा का लीडरशिप कंफ्यूज है। और सिर्फ पश्चिम में ही नहीं, अभी तो पहला चरण आया है तो पश्चिम में आपको एक कंफ्यूजन दिख रही है। धीरे धीरे चुनाव इधर आने दीजिए, आपको कंफ्यूजन यहां भी दिखेगी। अमिताभ जी, कंफ्यूजन पैन लेवल पे है और कंफ्यूजन पूरे इंडिया अलायंस में है। ये जो इंडिया अलायंस बना है ये कहीं ना कहीं जन भावनाओं के खिलाफ बना है कि जनता की भावना समझ ही नहीं पा रहे। जनता की भावना राम मंदिर के साथ होती है, ये उसका विरोध कर देते हैं। इस तरह से आप अगर चुनाव में जाओगे तो सबको पता है, निश्चित है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको ही पता और यहाँ बैठे सारे लोग को पता हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा की बात, वो रक्षा तो अरे संविधान आपकी रक्षा कर रहा है, आप संविधान की रक्षा क्या करोगे यार? मजाक बना के रख दिया सबने, ड्रामा फैलाओ। संविधान से सब रक्षित है, संविधान की रक्षा कौन करेगा? इतना बड़ा आदमी कौन हो गया? अमिताभ जी, उसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको संविधान की इतनी चिंता है तो क्यों ना जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है जो आपको चुनाव लड़ा रहा है, क्यों नहीं आपने कैंडिडेट घोषित कर रहे हो? इसमें इतनी देरी क्यों कर रहे हो? आप अगर संविधान में भरोसा करते हो तो उसी संविधान में अमेठी और रायबरेली भी आती हुई, आप क्यों वहां के लोगों को ऐसे लटकाए हुए?
आपके भी कैडर है, उसका आप सम्मान करो, आपके लोग हैं उनका सम्मान करो। आपको जनता ने वहां चुना है कई बार। मैं आपके विपक्ष लोगों की बात आपको कह रहा हूँ, आपके लोग वहां पे इंतजार कर रहे होंगे भाई कि हमारा कोई नेता आएगा, लेकिन आप लोग यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हो, पैन इंडिया लेवल की बातें करोगे, इंटरनेशनल बातें करोगे, यूपी सेंट्रिक बातें करो आप। आज इनके पास कौन कौन है? अगर ये अलायंस जो बना था, पल्लवी पटेल जी आपको छोड़ के चली गई, ओम प्रकाश राजभर छोड़ चले गए, आपके पास हम लोग आपके पास थे, आपको छोड़ चले गए। आज इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यही दो लोग हैं, और इनका भी सीट शेयरिंग आपस में किस तरीके से हुआ। अमिताभ जी एक किस्सा और सुनाता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैं अखिलेश जी को संजय सुना। चौहान भी चले गए, बताओ। चले गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अखिलेश जी से एक बार पूछा गया कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? भाई कोई भी नेता बोलेगा कि हमारी 80 में 80 सीटें आ रही हैं, उन्होंने बोला कि हमारी 80 में 79 सीटें आ रही हैं, एक सीट हम छोड़ रहे हैं, वो भी किसकी सीट? बनारस की, अजय राय साहब की सीट। आपके घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, आप वो सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि नहीं, वो तो खैर अजय राय भी जान रहे हैं कि वो चकल्लस है, चुनाव लड़ना है, लड़ दो, इसीलिए अखिलेश जी ने कहा होगा। चल रहा है। हाँ हाँ, पुराने नेता वो जान रहे हैं बनारस में क्या रखा। ये भी जान रहे हैं।